जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब स्टूडेंट्स? जैसे कि आज आपने इसके थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हमने CS 502 की बात करनी है, तो सबसे पहले तो आपको इसका सिलेबस पता होना चाहिए कि इसका सिलेबस क्या है और हमारा पेपर आना किस टाइप का है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं अनाउंसमेंट में कि इसके जो लेक्चर हैं वो लेक्चर नंबर 19 से स्टार्ट हो रहे हैं और लेक्चर नंबर 45 तक आपका ये होगा, ठीक है। उसके बाद आपने जो ऑब्जेक्टिव है वो 40 दिए होंगे और आपने 33 आपने मस्ट करने होंगे। तो बेस्ट वही है कि आपने सारे के सारे अटैम्प्ट कर लेने हैं, जो बेस्ट होंगे वो आपके कंसिडर किए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्टिव में आपके 5 नंबर के कितने टोटल 4 क्वेश्चन होंगे, जिनमें से आपने क्या करने हैं, 3 करने हैं, एक ही आपको चॉइस होगी। और जो शॉर्ट क्वेश्चन है 3 नंबर का, वहाँ से आपको 4 क्वेश्चन मस्ट करने होंगे, ठीक है। 6 में से 2 की यानी कि आपको चॉइस होगी और 90 मिनट्स में आपने ये पेपर अटैम्प्ट करना होगा। ये बात इसकी हो गई। अब देखते हैं लेक्चर नंबर 19 कौन सा है, कहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है। तो इसका देखते हैं लेक्चर नंबर 19। जी ये रहा लेक्चर नंबर 19। आपके पास क्या है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग चेन मैट्रिक्स मल्टीप्लाई। तो स्टार्ट करते हैं, अपने हैंडआउट्स पे जाते हैं। तो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो आप लोगों ने मैट्रिक में या उससे पहले भी, अब तो 6th-7th में भी ये चीज़ है, एसोसिएटिव लॉ जो आपने पढ़ा था ना, वही चीज़ इसमें हो रही है यूज़। अब देखें ना, यहाँ पे देखें ए और A1 और A2 को पहले एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है और A3 को अलग कर दिया है, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने क्या किया है, A1 को अलग कर दिया है, A2 और A3 को इकट्ठे लिख दिया है। अब इसके आप आंसर चेक कर लें, यहाँ पे 180 है और दूसरा 88 है, तो हमारे लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो सेकंड वाला है कि हम पहले A1 को अलग कर लें और फिर हम A2 और A3 को कर लें। अब आगे हमारे पास सारा इसमें यही चीज़ आ रही है। इन्होंने डिफरेंट तरीके बताए हुए हैं, 3-4 ए को ये ले आए हैं। एक में इन्होंने A1 को अलग कर दिया है, फिर A2 A3 और A4 से आगे जितने नंबर हैं उनको अलग रख दिया है, देन A1 और A2 को अलग रख दिया है, देन A1 A2 और A3 को। उसके बाद लास्ट पे इसकी जो ये रकम बन रही है, ये आप एक बार देख लें कि लास्ट पे इसके पास क्या होगा, AN-1 और AN बन जाएगा। उसके बाद ये कुछ फार्मूले हैं कि अगर P1 हमारे पास 1 के बराबर होगा तो उसका 1 ही होगा, लेकिन अगर N हमारे पास 2 से बड़ा होगा तो आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि समेशन ये स्टार्ट कहाँ से होगा, K से, और जाएगा कहाँ तक, N-1 तक। PK और PN-K ये MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसी से आगे एक एग्जांपल जब आप करेंगे तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ जाएगी। आगे देखते हैं। अब आपके पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैटलान नंबर्स आर रिलेटेड द नंबर्स ऑफ डिफरेंट बाइनरी ट्रीज ऑन एन नोड्स। तो ये डेफिनेशन आती है और उसका फार्मूला पूछते हैं, तो आपने ये फार्मूला और ये वाली डेफिनेशन अच्छे से कर लेनी है। उसके बाद हमारे पास क्या है, चेन मैट्रिक्स मल्टीप्लाई डायनेमिक प्रोग्रामिंग फार्मूलेशन। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मैं आपको कॉपी से एक बार करवा देती हूँ। जी देखें स्टूडेंट्स, अब चेन मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में मैंने पहली चीज़ वही कैटलान नंबर्स लिखे हैं जो मैंने आपको कहे हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनकी डेफिनेशन, इनका फार्मूला। उसके बाद आपको ना 3 कंडीशंस दी गई हैं। कौन कौन सी, कि अगर आई हमारे पास जे के बराबर होगा तो भी हमने 0 पुट करना है, और अगर आई हमारे पास छोटा होगा और जे बड़ा होगा तो हमने उसका क्या करना है, प्रोडक्ट लेना है। क्या लेना है, प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट कैसे लेना है उसके लिए उन्होंने नीचे फार्मूला बताया हुआ है, ये वाला। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आई अगर हमारे पास बड़ा होगा और जे हमारे पास छोटा होगा तो वो भी हमारे पास किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, फिर भी हमने 0 पुट कर देना है। इस तरह का वो क्वेश्चन देंगे, आपकी पेपर में वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन मेथड इसका यही होगा। A1 है, A2 A3 A4 A5, जितनी उन्होंने ये वैल्यूज़ दी होंगी उतनी आपने रोज़ बनानी है और उतने ही कॉलम बनाने हैं। अगर यहाँ पे वो 10 वैल्यूज़ दे दें तो आपने 10 रोज़ बनाने हैं और 10 कॉलम्स बनाने हैं। 2 दे दें तो 2 रो और 2 कॉलम, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने क्योंकि 5 दिए हैं तो हमने 5 रो बनानी है और 5 कॉलम बनाने हैं। ये आपने सारा काम पेपर पे MS वर्ड में करना है। MS वर्ड में कैसे करना है ये भी मैं आपको आगे बता देती हूँ कैसे आपने बनाना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, M12 है हमारे पास। अब यही फार्मूला, एक तो ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ये वही पीछे वाले लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट करनी है, A1 जहाँ पे ख़त्म हो रहा होगा अगला उसी से स्टार्ट हो रहा होगा। A1 देखें 4 पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास 5 है और इधर हमारे पास 4 है। 4 पे ख़त्म हो रहा है तो नेक्स्ट इसका भी हमारे पास क्या है, 4 है।
ठीक है। इसी तरह A2 6 पे ख़त्म हो रहा है और यहाँ पे 6 से स्टार्ट हो रहा है। A3 में आप देखें 2 ख़त्म हो रहा है और इसी से ही स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह से ये चीज़ दी गई होगी। जो फर्स्ट होगा उसको आपने P0 का नाम देना है, जो सेकंड होगा उसको P1 का, देन P2 P3 इनको, ये क्योंकि ये 6 तो पीछे वाला वही P2 ही है ना। आगे ये फार्मूला दिया हुआ है। अब आपने क्या करना है, अब देखें यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। पहले 1 और 1 को देखें तो I और J बराबर हो गए, तो मैंने क्या कहा था कि वहाँ क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। अब 1 और 2 देखें तो 1 और 2, अब ये कॉलम होते हैं ये आई को रिप्रेजेंट करते हैं, जो रोज़ होती हैं वो जे को रिप्रेजेंट करती हैं। तो आपने क्या करना है, अब 2 और 1 को देखें तो आई हमारे पास बड़ा है और जे छोटा है। और अभी हमने क्या कंडीशन पढ़ी है कि आई अगर हमारे पास बड़ा होगा और जे हमारे पास छोटा होगा तो भी हमने 0 पुट करना है। तो यहाँ पे भी हमने 0 पुट कर दिया। ये सारा आपने इसी तरह से ही करना है। अब ये वाली अंदर जे वाली जो रकमें आई हैं ये कैसे आई हैं, ये सारी की सारी उसी फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करने से आई हैं। यही वाला फार्मूला है जी। ये देखिए, आप देख लें कि आपने कैसे बनाना होगा। यहाँ पे आपने इंसर्ट के ऑप्शन पे जाना है MS वर्ड में। इंसर्ट के बाद आपने क्या करना है, टेबल का ऑप्शन पड़ा होगा। यहाँ पे आप जब टेबल पे जाएंगे, जितनी आपने रोज़ सेलेक्ट करनी है आप यहाँ से उसको सेलेक्ट करते जाएं। जैसे कि 5 रोज़ हो गई और यहाँ पे अब कितने 5 कॉलम हो गए। ये आपका बन के आ गया। ठीक है, इसको फार्मूले में पुट करना है। अब यही फार्मूला, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने ना इस चीज़ को 120 को फाइंड आउट करके दिखाया हुआ है। कैसे हुआ है ये मैं आपको यहाँ पे बताते हैं। हैंड आउट्स पे ये 120 निकाल के उन्होंने दिखाया है। बाकी सारी सेम एज इट इज़ आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। अब फार्मूले को देखें आप, ये M12, अब इधर से हमने इसको 1 का निकालना है और इधर से हमारे पास 2 का है। तो ये जो होगा ये आई को शो करेगा और ये जे को शो करेगा। आई और जे की जगह हमने 1 और 2 पुट कर दिया। यहाँ तक समझ आ गई। अब आगे देखें, आई है और के है। यहाँ पे जो के है ना ये किसको शो कर रहा है, मिड पॉइंट को शो कर रहा है। ठीक है, अब मिड पॉइंट देखें 1 और 2 के दरमियान हमने देखना है। तो ये 1 है, ये हमारे पास 2 है। ठीक है, तो क्या इसका मिड पॉइंट क्या बनेगा, अगर इस 2 की जगह मैं 1 लिख लूँ तो 1 और 1 कितना होता है 2, तो ये इसी के बराबर है ना। तो इसका जो मिड पॉइंट है वो क्या बनेगा, वो 1 बनेगा। ठीक है, ये हमारे पास इसका मिड पॉइंट आ गया। ठीक है, तो मिड पॉइंट की हमारे पास क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे हमने के की जगह क्या वैल्यू पुट कर दी, 1 पुट कर दी। सही हो गया। उसके बाद दोबारा से वही m लिखा। यहाँ पे k + 1 है। k की वैल्यू अभी हमने क्या लिखी है, 1। 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। j की जगह क्या आ गया, 2 आ गया, क्योंकि यहाँ पे j की वैल्यू क्या थी, 2 थी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है PI। अब i की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 1 थी, और यहाँ पे फार्मूले में था -1। i - 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये चीज़ आ गई हमारे पास। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, P0 से क्या मुराद है, वही जो स्टार्ट में हमने यहाँ से, ये देखें यहाँ से जो हमने लिखा था ये वही P0 है। यहाँ पे फिर हमने P0 लिख दिया। अब क्या है, PK हमारे पास क्या है, 1 है। यहाँ पे आप P1 लिख दें या A1 लिख दें, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, यहाँ पे A1 की और उसकी P1 भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद PJ है। J की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2, तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। और यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे बेशक आप P लिख दें, A की बजाय आप P कर लो, ये P कर दिया। ठीक है, P हो गया। अब हमने पहली कंडीशन क्या पढ़ी थी, यहाँ पे देखें ना, जब I और J बराबर होंगे तो हमने क्या लगाना है, 0 लगाना है। तो यहाँ पे हमने 0 लगा दिया। ठीक, तो 2 और 2 हमारे पास आ गया। अब इसमें से आप देखें तो ये दोनों भी तो बराबर हैं, I और J दोनों बराबर हो गए, तो यहाँ पे भी हमने 0 लगा दिया। यहाँ पे P0, P1 और P2 की वैल्यू देखनी है। P0 की हमारे पास क्या है, 5 है। P1 की क्या है, 4 है, यहाँ पे 4 लगा दी। P2 की क्या है, 6 है, यहाँ पे 6 लगा दी। इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, 120 हमारे पास आंसर आ गया। आगे पूरा 6 चैप्टर इसी बात पे ही एंड हो रहा है। सारी यही मेन इंपॉर्टेंट बात थी इसके 6.5 चेन मैट्रिक्स वाले में। होप सो कि आपको इसकी समझ आई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब यहाँ पे देखें, ये वही सारी वैल्यूज़ इन्होंने फार्मूले में पुट की हैं और सबकी निकाल ली हैं। ठीक है, ये और मेथड सबका वही है, वही एक फार्मूला लगा है सब में। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने एक ट्री से चीज़ शो कर दी है कि अगर ये हमारे पास 3 मेन हो तो उसके 2 आगे इन्होंने कंपोनेंट्स लिख दिए, फिर उसके अलग से 2 लिख दिए, फिर उसमें जो अलग कंपोनेंट था उसका अलग से लिख दिया। ये वही इन्वर्स वाला जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था। ठीक हो गया, चलें। और ये चीज़ आपके पास इंपॉर्टेंट होती है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आपके पास इसका टोटल टाइम कितना होगा। ठीक है, तो चेन मैट्रिक्स मल्टीप्लाई का जो टोटल टाइम है वो क्या है, ON3। तो ये आपने इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपने मस्ट कर लेनी है। उसके बाद ये एल्गोरिथम आ सकते हैं पेपर में, लेकिन इसमें ये आपके चॉइस में हो जाएंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आप इनको करने पर बैठें तो बाकी जो मेन कॉन्सेप्ट है वो आपका रह जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट अब हमारे पास है नैप स्नैक प्रॉब्लम। पल ये है कि एक चोर है, अगर वो बैंक में डाका डालने के लिए गया है ना तो उसे 2 बैग मिले हैं। अब एक बैंक में हैं 5000 के मतलब थोड़े नोट्स और दूसरे में हैं
100 के बहुत ज़्यादा नोट्स, तो अब वो अगर उसको देखे कि भरा हुआ बैग है वो उठा के घर ले जाए, क्या उसके लिए वो वाला ज़्यादा बेस्ट होगा या फिर 5,000 वाला? तो लाजमी बात है उसके लिए 5,000 वाला बैग ज़्यादा बेस्ट है। तो यही चीज़ आपने इसमें देखनी होगी कि आपके पास वेट भी कम हो और उसकी वैल्यू भी ज़्यादा हो। ठीक है, यही सारी चीज़ आगे इन्होंने इसमें बताई हुई है। ठीक है, अब इसमें ना यही सारी चीज़ उन्होंने यहाँ पे बताई हुई है। उसके बाद आपने ये 4 पॉइंट्स कर लेने हैं, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। तो कौन कौन से हैं? सिंपल सब प्रॉब्लम्स हैं, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमलिटी है, बॉटम अप कंप्यूटेशन है और कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशंस है। ठीक है, ये 4 पॉइंट आपने कर लेने हैं। हो सकता है कि ये इसमें से पूछ लें। ये वही काम, इसमें वही मतलब उसने ये वाले आइटम चूज़ किए हैं 1 2 3 4 वाले। टोटल वेट अब उसका क्या बन रहा है? वेट उसका बन रहा है जी 14 और उसका जो वैल्यू है वो क्या बन रही है 20। इसकी वैल्यू आप देखें अब क्या बन रही है 20 बन रही है। और आगे अगर वो ये वाले बैग चूज़ करता है तो उसकी जो वैल्यू बन रही है वो 26 बन रही है। तो वही बात है कि ऊपर वाला जो बैग था वो 100 रुपये वाला था और ये जो नीचे वाला बैग था ये 5,000 वाला था। तो उसके लिए ज़्यादा बेस्ट कौन सा है? ये S5 वाला। तो मतलब उसके लिए S5 जो है वो ज़्यादा बेस्ट है। ठीक हो गया। अच्छा, अब उन्होंने ये लीव इसमें ना एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि या तो वो चीज़ बिल्कुल वहीं छोड़ के आएँ या फिर ले के आएँ। अगर आपके बैग में कैपेसिटी नहीं है इतनी, मतलब आपके पास अब एक बैग है, अब आपने जितनी आपके बैग की कैपेसिटी होगी उतने ही आप उसमें रखेंगे ना चीज़। जैसा कि ज्वेलरी बॉक्स, एक ज्वेलरी अगर आप वहाँ से उठा रहे हैं अपने बैग में डाल रहे हैं, तो अगर वहाँ पे 5 ज्वेलरी आइटम्स की कैपेसिटी है तो 5 ही रखेंगे, छठा आप कहाँ पे बैग में उसमें घुसाएंगे? या तो छोड़ना होता है, बस ये आप बात माइंड में रखें कि या तो आपने ऑब्जेक्ट को बिल्कुल छोड़ के आना होता है या फिर ले के आना होता है अपने बैग की कैपेसिटी के लिहाज से। ठीक है। और अच्छा देखिए, नैप स्नैक प्रॉब्लम के बाद एक और मेन प्रॉब्लम है फ्रैक्शनल नैप स्नैक, जो कि इसी से रिलेटेड है, जो कि बिल्कुल हैंडआउट्स में इसके बाद देना चाहिए था लेकिन उन्होंने दिया 7.4 में। तो मैंने कहा कि ये कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे क्लियर करवा दूँ अभी। जैसा कि आपने पिछले में देखा है कि या तो आपको वहाँ पे छोड़ के आना पड़ता है और या ले के आनी पड़ती है चीज़, लेकिन इसमें क्या है कि आप अपनी मर्ज़ी से चीज़ एडजस्ट कर सकते हो। मेन इसका जो डिफरेंट है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा सकती हूँ। यहाँ पे देख लें। अब देखें, आपके पास ये एक बैग है जिसको आपने सारा फुली भर लिया, मतलब सारा कुछ आपने इसमें ले लिया, लेकिन अब आपको 5 केजी और है जो जिसकी आपको ज़रूरत है। अब नैप स्नैक में अगर देखा जाए ना तो इसमें से आप कोई भी चीज़ नहीं उठा सकते। क्यों नहीं उठा सकते? क्योंकि बैग की इतनी कैपेसिटी नहीं है, आपको ये वहीं छोड़ के आना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप इसमें से 3 उठा के इसमें रख लें या यहाँ से 5 उठा के रख दें और 1 बचा लें, ऐसा नहीं हो सकता। नैप स्नैक की यही शर्त है, या तो आपको वो चीज़ पूरी की पूरी लेके आनी पड़ती है या फिर वहीं छोड़ के आनी पड़ती है। अब यही अगर नैप स्नैक के हिसाब से देखा जाए, ये 4 किलो का है तो ये आप उधर रख सकते हो, लेकिन ये जो 6 केजी है ये आप नहीं रख सकते। लेकिन अगर हम बात करें फ्रैक्शनल वाले की तो उसमें आपने क्या है कि यहाँ से आप 5 केजी उठा के इस बैग में रख सकते हो। होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी जी। नेक्स्ट हमारे पास है लेक्चर नंबर 7, ग्रीडी एल्गोरिथम्स। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है ये। जैसे कि यहाँ पे आप देखें, काउंटिंग मनी है हमारे पास। काउंटिंग मनी में क्या चीज़ है कि जैसे मेरे पास 100 का नोट हो और मैं आपको कहूँ कि क्या आपके पास 100 की तोड़ है, यही चीज़ यहाँ पे मेन बताई गई है। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे इन्होंने ना कुछ करेंसीज दी हैं जो कि आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर MCQs। अब यहाँ से आपके ये इंपॉर्टेंट है आपका MCQs। नोट्स को हम कहते हैं बिल्स। जैसे कि हमारे पास नोट्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? बिल्स। और कॉइन्स जो हमारे पास होते हैं वो बराबर होते हैं सेंट के। और 5 सेंट जो होता है वो बराबर होता है 5 सेंट बराबर होता है निकल के। और 10 सेंट्स डाइम के बराबर होता है और 25 सेंट्स हमारे पास क्वार्टर के बराबर होता है। तो ये आपने अच्छे से याद कर लेने हैं क्योंकि ये आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स में भी आगे यूज़ होने हैं। ठीक है, अब टाइम का वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपको ओके टाइम लगता है इसमें नॉन ऑप्टिमल में, और डायनेमिक प्रोग्रामिंग टेक्स OKN टाइम, इसके लिए ये टाइम होता है। तो ये आपने अच्छे से याद कर लेना है। आगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके पास टॉपिक है हॉफमैन इनकोडिंग। ये आपके पास ना MCQ से रिलेटेड और स्पेशली लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो इसका पहले ना इसकी आपकी एक असाइनमेंट भी आ चुकी है। अच्छा देखिए, हॉफमैन इनकोडिंग में वो क्या करेंगे कि इस तरह का आपको एक क्वेश्चन देंगे तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला काम करना है इन सब को गिन लेना है कि ये कितने हैं। अब देखें ये कितने हैं, ये 10 बनते हैं। अब आपने यहाँ पे 10 हैं, हो सकता है पेपर में वो आपको 5 दे दें, तो पहला काम आपने क्या करना है, उसको 8 से ज़रब दे देनी है। 8 से ज़रब अब क्यों देनी है? क्योंकि उसमें क्या होता है 8 बिट होते हैं। अब
आपने सारे करैक्टर इस तरह से एक डब्बे में लिख देने हैं, लिख लिए इस तरह से। अब उसके बाद फ्रीक्वेंसी क्या करनी है कि हर हिंसे को आपने गिनना है। ए को देखें, ए यहाँ पे कितनी बार आया है, तो ए आपका 5 बार आया है, ठीक है। ए कितनी बार आया है, ये देखें 1 2 3 4 और एक बार 5, ठीक है। अब बी देखें, बी सिर्फ और सिर्फ आपका एक टाइम ही आया है। और सी को अगर आप देखें तो सी आपके पास कितनी बार आया है, 3 बार आया है। और डी आपके पास 1 बार आया है। अब आपने उसको क्या करना है, डिवाइड किससे करना है, जितनी इनकी तादाद थी। जैसे कि यहाँ पे अगर पाँच दिए हुए होते ना तो आप इसको 5 पे डिवाइड करते, लेकिन यहाँ पे 10 था तो आपने इसको 10 से डिवाइड किया तो आपके पास ये चीज़ आ गई। ये इस तरह से फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, इस तरह से प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। और ये चीज़ आपको MCQs में भी पूछ सकते हैं, किसी की फ्रीक्वेंसी क्या है तो आप फ़ौरन करके बता सकते हैं ना कि इनमें से एक की वो फ्रीक्वेंसी पूछेंगे तो आपने फ़ौरन से गिन के लगा देनी है कि वो एक वर्ड कितनी बार आया है। सही हो गया। चलें, नेक्स्ट काम अब आपने क्या करना है, आपने इसको ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के लिए आपके पास क्या है, सबसे पहले 2 छोटे, 1 मिनट मैं ये आपको रजिस्टर पे लिखा हुआ समझाती हूँ। जी देखिए, अब हमने इसको कैसे किया है। सबसे पहले आपने ये वही मैंने टेबल यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे छोटे फ्रीक्वेंसी में जो सबसे छोटे होंगे वो लेने हैं। तो पहले हमारे पास क्या है, कितने हैं, ये 2 हैं, 1 भी है और इधर से भी 1 है। तो यहाँ पे आपने, ये थी किसकी, 1 और 1 किसकी है, बी और डी की, बी और डी की। तो बी और डी को आपने यहाँ पे शो कर दिया। अब बी और डी की जो वैल्यू थी उनको प्लस करना है। उधर से क्या थी, 1 और 1 थी, तो 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, 2। अब आपने देखना है दूसरे नंबर पे कि उनके बाद कौन सा इसमें से छोटा है। तो कौन सा छोटा है, इसमें से 3 छोटा है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, अब 3 है क्या, सी है, तो यहाँ पे आपने सी लिख दिया। अब 3, सी की वैल्यू क्या थी 3, उसको और इसको प्लस करेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब उसके बाद आपने देखना है और इससे मतलब अब इससे बड़ा कौन सा है, तो इससे बड़ा जो है, तो सी से बड़ा कौन से वाला है, 5 है। तो यहाँ पे हमने 5 की जगह ए लिख दिया। तो 5 और 5 को प्लस करेंगे तो हमारे पास 10 हो गया, ठीक है। अब इस तरफ से जितने भी होंगे राइट साइड पे उसको आपने हमेशा 1 के बराबर कर देना है, बस उनके साथ आपने 1 लिखते जाना है। और इस तरफ से जो भी होंगे उनको आपने क्या कर देना है, 0 के बराबर कर देना है और वहाँ पे क्या लिख देना है, 0 लिख देना है। समझ आई है बात की। अब देखें, अब आपने नंबरिंग कैसे देनी है, वही 1 1 और इधर से भी 1 दे दी। अब ए को आप देखें, ए कहाँ पे पड़ा है, ए जहाँ, अब 10 से मेन काम आपने क्या करना है, 10 से इधर आना है। तो 10 से इधर आने के लिए क्या है, एक सिर्फ 0 इसमें इंक्लूड हो रही है, तो सिर्फ हमने 0 लिख दिया। अब इसी तरह अब हमने अगर सी तक आना है तो 10 से यहाँ तक आए और यहाँ से सी तक आए। तो ये देखें, ये 1 हमारे पास और ये वाला 0, ठीक है। यहाँ से ऐसे आएंगे ना, इस तरह से इसमें आएंगे। चलें, अब अगर हम बी की बात करें, हमने बी तक पहुँचना है तो बी के लिए हम कैसे पहुँचेंगे, 10 से लेके यहाँ तक, ये 10 से स्टार्ट किया, ये वाला 1, फिर ये वाला 1 और यहाँ से फिर इस तक पहुँचेंगे तो 0, तो 1 1 0 आ जाएगा। इसी तरह अगर हमने डी तक पहुंचना हो तो हम क्या करेंगे, डी से देखें यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1 1 और 1। समझ आ गई है बात की। अब देखें, ये जो अभी हमने फाइंड किए हैं इसको हम कोड वर्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कोड वर्ड। तो ये इसके कोड वर्ड थे और कैसे फाइंड आउट करने हैं ये मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद ये जो इस टाइप के फार्मूले होते हैं ना, ये वो MCQs में पूछ सकते हैं, तो ये आपने एक बार पढ़ लेने हैं बस। चलें, उसके बाद अब उन्होंने क्या किया है, वही काम कि क्या ये सबके लिए एप्लीकेबल है या नहीं, सिर्फ इसकी जगह चेंज कर दी है। कैसे की है, जैसे कि यहाँ पे x और b है, आगे आप देखेंगे तो b को x की जगह पे लिख दी है। ये देखें, b और x को यहाँ पे एक्सचेंज कर रहे हैं अभी, और यहाँ पे देखें b x की जगह आ गया, चेंज कर दिया। लेकिन ट्री की शक्ल पे तो कोई ना फ़र्क नहीं पड़ा। अब यहाँ पे देखें y और c को इन्होंने कर दिया, तो c को y की जगह पे लिख दी है, तो इस पर यानी कि कोई इफेक्ट नहीं होता, ये सब के लिए जो है वो बराबर है। जी, नेक्स्ट आपके पास एक्टिविटी सिलेक्शन का टॉपिक है। ये आपको पिक के ज़रिए ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, लेकिन यहाँ से आप एक MCQs इसकी देख लें। ये इंपॉर्टेंट है कि इसका जो टाइम होता है वो आपके पास क्या होता है, ON log n होता है, ठीक है। बस चलें, पिक्चर में देखें, इसके पास जो मेन चीज़ है ना वो ये है कि फर्स्ट ख़त्म हो तो ही सेकंड स्टार्ट हो, ठीक है। बेसिक चीज़ ये है। अब देखें, अभी फर्स्ट ख़त्म नहीं हुआ लेकिन ये वाला चल गया, तो क्या ये करेक्ट है, नहीं, ये करेक्ट नहीं है। ये जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ से आपने देखना है कि कौन सा शुरू हो रहा है। तो देखें A4 जो है ना वो इसके बाद स्टार्ट हो रहा है। अब इसी तरह A4 है, A4 के बाद देखें क्या, अब नेक्स्ट पे आ जाए, इन्होंने A4 के बाद बताया हुआ है। A4 के बाद देखें क्या ये जो 2 हैं क्या ये इसके बाद स्टार्ट हो रहे हैं, नहीं, ये फ़ौरन से स्टार्ट हो गए हैं। तो मतलब A7 जो है ना, ये वाला, ये लास्ट वाला A7 यानी कि ये इसके बाद स्टार्ट होगा। तो मेन जो इनका काम क्या है, वो पहले हमारे पास A1 स्टार्ट हुआ, A1 के बाद हमारे पास A4 आया और A4 के बाद हमारे पास क्या है जी, A7 है। समझ आ गई।
उसके बाद अब ये वही काम है कि ये ख़त्म हो रहा है, ये सारे उसके साथ ही स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन ये ख़त्म हो रहा है तो फिर ये शुरू है, और ये ख़त्म हो गया तो फिर ये शुरू हो गया। बस मेन इसमें जो काम है वो यही है, सारा आगे एग्जांपल्स के थ्रू और इसमें यही दिया हुआ है। और नेक्स्ट टॉपिक आप देख लें, यही मैंने पिछले में आपको नैप स्नैक वाले प्रॉब्लम में बता दिया था कि फ्रैक्शनल में आप कोई सा भी उठा सकते हैं। ये उन्होंने उसी चीज़ की एग्जांपल्स दी हुई हैं, ये उन्होंने डॉलर बताए हुए हैं, और उसमें यानी कि आप इसमें से कोई से भी उठा के रख सकते हैं। चलें जी, ये सारा बस मेन वही कॉन्सेप्ट है आपके। अब आपके पास चैप्टर नंबर 8 है ग्राफ्स वाला। तो इसमें आप देखें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली फाइनल टर्म। तो यहाँ पे आप देखें कि ये उन्होंने एक ग्राफ की एग्जांपल दी हुई है। अब यहाँ पे डायरेक्टेड ग्राफ कौन सा होता है, जिसमें आपके पास ऐसे डायरेक्शन हो, यानी कि एरो शो किया हुआ हो। लेकिन यहाँ पे देखें, ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, यानी कि इसमें कोई इन्होंने डायरेक्शन शो नहीं की। और सेल्फ लूप कौन सी होती है, जो जहाँ से शुरू हो वहीं अपने वाले में ही एंटर हो जाए। समझ आ गई। और मल्टी ग्राफ क्या है, जिसमें दो दो लूप्स एक ही जगह से निकल रही हों। ठीक है। और ये बात याद रखनी है कि जो आपके पास गोल गोल है, इनको हम नोड्स बोलते हैं, और ये जो हमारे पास इनके दरमियान जो इनको मिला रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं। ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी, यहाँ से ये एमसीक्यूज़ में जो चीज़ मैंने बताई है, ये एमसीक्यूज़ में पूछी जाती है। अब आप पहले 1 पे अगर खड़े हैं तो 1 कहाँ कहाँ तक जा रहा है, 1 से 2, 1 से 4, 1 से 3। तो यही सारे इसके बताए हुए हैं कि 1 से 2 पे भी जा सकते हैं, 1 से 3 पे भी, और 1 से 4 पे भी। और अगर हम 2 को देखें तो 2 कहाँ पे जा रहा है, 2 से हम 4 में भी जा सकते हैं, और 2 से हम 1 में भी जा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये एजेस, मैंने आपको बताया था कि ये एजेस होते हैं, और ये जो गोल गोल हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, नोड्स होते हैं। तो वही कह रहे हैं कि 1 और 2 के दरमियान जो एज है उसको E1 से रिलेटेड E1 कहा हुआ है, और 1 और 3 के दरमियान देखो तो क्या लिखा हुआ है कि E2 इंसिडेंट ऑन वर्टिसेस 1 एंड 3। ठीक है, 1 एंड 3 पे है ना E2, तो ये बात इन्होंने यहाँ पे कही है। चलें जी, नेक्स्ट अब क्या है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है कि यहाँ से ये निकल रहा है, यानी कि यहाँ से आउट हो रहा है, और उधर जाके क्या हो रहा है, इन हो रहा है। यहाँ से निकला है यानी कि आउट हुआ है, और यहाँ जाके इन हो गया। ये यहाँ से आउट हुआ है और यहाँ आके इन हो गया। तो ये इन्होंने सारे बताए हुए हैं कि इसमें से कितने इसमें इन हो रहे हैं। तो देखें, सिर्फ 2 वाला ये इन हो रहा है, और आउट इसमें से कितने हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं। कौन कौन से हो रहे हैं, 1 से 2, 2 से 4 और 1 से 3। ये इन आउट का कॉन्सेप्ट था। चलें जी, उसके बाद ये साइकिल है। तो साइकिल क्या है, अगर हम 1 से स्टार्ट हों तो क्या हम दोबारा 1 पे आएंगे कि नहीं आएंगे, ज़रूर आएंगे। कैसे आएंगे, 1 से 3 पे जाएंगे, 3 से 4 पे, 4 से 2 पे, 2 से फिर 1 पे। ठीक हो गया। इसी तरह अगर हम डायरेक्ट स्टार्ट करें कि 1 से हम 4 पे गए हैं, 4 से 2 पे और 4 से 1 पे, तो ये आपके पास एक अलग से बन गया। और इसी तरह 1 से 2 पे जाएँ, 2 से 1 पे आ जाएँ। बस ये बात थी इसमें। ये साइकिल्स होते हैं कि हम जहाँ से शुरू करें वहीं पर वापस आ जाएँ। चलें जी, यहाँ से आपका इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ये आपका इस मरतबा असाइनमेंट में भी आया था। तो इसमें क्या चीज़ है, पहले आपने देखना है कि यहाँ पे कितने एजेस बने हुए हैं, सॉरी नोड्स बने हुए हैं। नोड्स इसके कितने हैं, 1, 2 और 3। तो आपने 3 कॉलम बना लेने हैं, और 3 आपने रोज़ बना लेनी है। बन गई। अब आपने क्या करना है, अब उनको आपने वही नाम दे देना है, ऊपर भी और नीचे भी, 1 2 3 1 2 3। अब देखें 1 और 1, इन दोनों को देखें तो 1 और 1, क्या 1 से 1 में चीज़ आ रही है, तो यस एक लूप आ रही है, तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। अब 1 से 2 में देखें तो 1 से 2 में जा रहा है, यस कितनी जा रही है, 1 जा रही है, तो 1 लिख दिया। 1 से 3 में देखें, 1 से 3 में जा रही है कितनी, 1 की जा रही है, तो 1 लिख दिया। अब 2 से 1 देखें तो क्या 2 से कोई लूप इधर जा रही है, नहीं जा रही, तो हमने यहाँ पे 0 लिख दिया। लेकिन ये माइंड में रखना कि अगर यहाँ से 2 से वो 1 में जाती तो फिर यहाँ पे हम 1 लिखते। अब 2 से 2 में क्या कोई सेल्फ लूप है जो इसमें जा रही है, नहीं जा रही, तो हमने यहाँ पे 0 लिख दिया। इसी तरह 2 से हमने 3 में देखा तो यस 1 लूप, ये ऊपर वाली जो है वो 3 की तरफ जा रही है। इसी तरह अगर 3 और 1 की देखें तो क्या 3 से 1 में कोई जा रही है, नहीं जा रही, तो यहाँ पे 0 आ गया। अब ये देखें ना, ये 1 से 3 में आ रही है, 3 से 1 में नहीं जा रही, तो इस वजह से हमने यहाँ पे 0 लिखा है। अब 3 से 2 में हम देखना है, तो यस 3 से 2 में एक जा रही है, और 3 से 3 में क्या कोई सेल्फ लूप है, नहीं है, तो यहाँ पे 0 आ गया। समझ आ गई। ये आपके पास जी एडजेंसी मैट्रिक्स था। और अगर हम एडजेसेंट लिस्ट की बात करें तो हमने पहला काम क्या करना है, 1 2 3 लिख देना है। अब देखो 1 कहाँ से कहाँ, मतलब किस किस की तरफ जा रहा है, तो 1 2 की तरफ भी जा रहा है, और 1 3 की तरफ भी जा रहा है, और 1 1 की तरफ भी जा रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे 1 2 और 3 लिख दिया। और 2 का आप देखें तो 2 हमारे पास कहाँ जा रहा है, 2 सिर्फ 3 की तरफ जा रहा है, और 3 जो है वो सिर्फ 2 की तरफ जा रहा है। ठीक हो गया। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी।